स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 दिसंबर को उत्तराखंड दौरा है। इस दौरान आपको बता दें कि प्रधानमंत्री राजधानी देहरादून में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी प्रतिभाग करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास भी इस दौरान करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव रहा है। राजपुर विधायक खजानदास ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आते हैं तो उत्तराखंड को कुछ ना कुछ सौगात जरूर देकर जाते हैं। उत्तराखंड में उनका अभिनंदन और स्वागत है। बीजेपी पूरी ताकत लगाती है कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं का क्या करना है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि मेरे राज्य को क्या मिलने वाला है, क्योंकि 2018 का अगर इन्वेस्टमेंट मीट देखे उस पर कई लाखों के करार हुए थे, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतर पाए। और इसका क्या हाल होगा ये मुझे पता नहीं। मैकेंजी और कई अन्य चीजों को लेकर हमने सवाल उठाए थे, तो देखते हैं आने वाला समय क्या दिखाता है। देखिए, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जब जब उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कुछ न कुछ सौगात देके जाते हैं और उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आप एक चीज देखो, पूरे पिछले 19 साल से एक बीजेपी पूरी ताकत लगाती है, कहीं लगाए न लगाए मध्य प्रदेश में 8 लोग मरे। यहाँ का मैंने कुछ चीजें निकाली हैं वो, लेकिन उनको बोल के कोई फायदा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में लौटते ही जॉलीग्रांट से एफआईआर, सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। 8 और 9 दिसंबर को एफआरआई देहरादून में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल का भी निरीक्षण किया। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने तमाम कार्यों का जायजा लिया। तो आपको बता दें कि समिट की तैयारियों का जायजा सीएम धामी ने लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के दौरे पर सीएम धामी थे। जैसे कि वो दिल्ली के दौरे से वापस लौटे, उन्होंने सीधे एफआरआई की जो सड़क सौंदर्यीकरण के कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट जो है वो देहरादून में होने जा रहा है 8 और 9 दिसंबर को, और ये जो 2 तारीख है ये काफी अहम उत्तराखंड के लिए है, क्योंकि कई करोड़ के एमओयू और कई करोड़ों का निवेश जो है वो प्रदेश में इस इन्वेस्टर समिट के जरिए लेकर आया जाएगा और उसी को लेकर सीएम धामी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 राज्यों के चुनाव के परिणामों को लेकर कहा कि देश की जनता केवल मोदी जी की गारंटी पर ही भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने सत्ता में वापसी की है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से भारी बहुमत से जीते हैं, वहीं तेलंगाना में भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। देश की जनता परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को समझ गई है। का सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, गरीब कल्याण है, उसको लोगों ने स्वीकार किया है। मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। और तुष्टीकरण और परिवारवाद जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद लगातार किया है, ऐसे दलों को उन्होंने विदा किया है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आई है और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत पहले से बड़ा है। ये इस बात का संकेत है और आने वाले 2024 के जो चुनाव के परिणाम हैं वो स्पष्ट अभी से ही हो जाते हैं कि 3/4 बहुमत से मोदी जी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आगामी 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद देने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस आयोजन से उत्तराखंड में काफी संख्या में इन्वेस्टर्स आएंगे और वो यहां पर उद्योग भी लगाएंगे। सभी तैयारियों को, चूंकि ये जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर ग्लोबल समिट ये हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमको अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। और उन्होंने जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड जो हम कर रहे हैं वह भी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से
कि वाइब्रेंट गुजरात जो उन्होंने वहां पर शुरू किया था, उसी से प्रेरणा लेकर हमने ये काम शुरू किया है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि जहां निवेश बढ़े, यहाँ की आर्थिकी बढ़े, रोजगार बढ़े, व्यापार बढ़े, उद्योग धंधे बढ़े, वहीं हमारे यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को अपने घर के पास ही काम मिले, रोजगार मिले, और ऐसे जो निवेशक हैं जो इस को प्राथमिकता देंगे या अधिकांश रोजगार सृजन करेंगे, उनको हम प्राथमिकता देंगे। देहरादून में आयोजित होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियां लगभग जोरों पर है। इसके साथ आपको बता दें कि सीएम धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून तक औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे अब कुछ ही समय में साफ हो जाएंगे। आज 4 राज्यों का चुनावी परिणाम आ रखा है। बीजेपी हैट्रिक का जश्न मना रही है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश पेंशन ने कहा कि जनता ने अपना निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई है। उसके लिए जनता का बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि 4 राज्यों के नतीजे जो हैं वो आज आ रहे हैं और लगभग तस्वीर साफ है, क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है, भगवा लहराया है और हैट्रिक का जश्न बीजेपी मना रही है। इसी को लेकर लगातार बीजेपी विधायकों में खुशी की लहर है। इसी को लेकर उत्तराखंड में भी और खासकर देहरादून में बीजेपी मुख्यालय पर काफी संख्या में लोग उमड़े, बीजेपी कार्यकर्ता उमड़े और पूरे तरीके से जीत का जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी इसको उसी रूप में देखती है जिस रूप में भारत की महान जनता ने देखा है। जनता ने अपना निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है और मोदी जी की गारंटी पर मुहर लगाई है। उसके लिए जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 4 राज्यों के आए चुनाव परिणामों को लेकर खुशी जाहिर की है। दोनों नेताओं ने कहा कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की जनता केवल मोदी जी की गारंटी पर ही भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने सत्ता में वापसी की है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, तेलंगाना में भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। सीएम धामी ने कहा कि ये इस बात की ओर इशारा करता है कि देश की जनता परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को समझ गई है। केंद्र में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मन की बात बता दी है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार दोबारा बनी है, रिपीट हुई है, ये सुशासन की जीत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की विदाई हुई है, जनता ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और सनातन के खिलाफ अपना मत दिया है और इस प्रकार की राजनीति को किनारे किया है। जो सनातन और तुष्टीकरण के पक्ष में विरोध में रहे हैं, उनको किनारे करने का काम किया। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत पहले से बढ़ा है। मैं सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां निर्वाचित हो रही है, उनको मैं बधाई देता हूं, वहां के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं और वहां के प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई। आम जनता को, सामान्य जनता को बधाई। और 2023 का ये सेमीफाइनल था और फाइनल का
आगाज जनता ने स्वयं कर दिया है। अब जनता जातिवाद नहीं, अभी तो विकासवाद को समर्थन दे रही है। इसका उदाहरण चुनाव में हमने देखा है। भाजपा सरकारों के कार्यों को जनता धरातल पर देख रही है और उस जनादेश में वो परिवर्तित हो रहा है। किसी भी राज्य में और केंद्र में अब जनता केवल विकास चाहती है और विकास के लिए जनता मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। इसका उदाहरण हम 4 में से 3 राज्यों में हमने देखा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दावा किया है कि 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं उनमें कांग्रेस काफी अच्छी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हम जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश का रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में है। अगर हार रही होती तो पूरे देश में काफी नुकसान हो सकता था। कुल मिलाकर कहें तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को उम्मीद है कि इस बार 4 राज्यों के चुनावी परिणाम कांग्रेस के पक्ष में बेहतर साबित होंगे। देखिए, शुरुआती रुझान है, तेलंगाना हम जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं अच्छे मार्जिन से। छत्तीसगढ़ में टक्कर है और निश्चित ही राजस्थान से हमको उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश के रिजल्ट जो हैं प्रत्याशित हैं, लेकिन मैं पहले दिन 2 दिन पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि मध्य प्रदेश को हारते हुए बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि कई व्यापम से लेकर कई चीजें ऐसी हैं जिससे बीजेपी को पूरे राष्ट्र में नुकसान हो सकता है। तो मध्य प्रदेश मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ ऐसा ही। हल्द्वानी में वन विभाग ने एनएच इंटर कॉलेज की बाउंड्री वॉल से सटी 44 अवैध दुकानों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसे आज प्रशासन की टीम ने जेसीबी चलाकर ध्वस्त करा दिया। इस बीच लोगों की अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम से हल्की बहस भी होती नजर आई, लेकिन प्रशासन ने किसी की एक न सुनी। ये कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के नेतृत्व में की गई। अंतर्गत जो 44 दुकानें हैं लगभग, और उनको हटाने की आज यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। इनकी लीज समाप्त हो गई है, पूर्व में भी हटाने की कार्रवाई की गई थी। तो मामला जो है इसमें उच्च न्यायालय में गया था। माननीय उच्च न्यायालय में इनको कुछ समय प्रदान किया था, वो समय सीमा अभी समाप्त हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर फॉरेस्ट्री के द्वारा इसको हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर जो व्यवस्था बनाने के लिए मौजूद है। 44 दुकानें कुल हैं और 1965 की इसमें लीज दी गई थी एचएन इंटर कॉलेज के नाम पे। तो एचएन इंटर कॉलेज को हमने लीज दी थी। उसके बाद ये दुकानें जो हैं अवैध रूप से बनी हुई थी। काफ़ी लंबे समय तक इसका जो केस हुआ, उसके बाद हम लोगों ने इनको नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद ये लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इनको 4 महीने का समय दिया और 4 महीने के समय में इनके द्वारा खुद ही अंडरटेकिंग दी गई थी कि ये खुद ही दुकानों को स्वतः ही खाली कर देंगे। अब बेरोजगार तो हम जीरो से चालू होंगे। अब हमारे लिए मतलब सरकार ने कोई हमको जो है राहत नहीं दी किसी प्रकार की। सर हम इतना परेशान है, मतलब तुम्हारा 2000 से हम यहाँ पे रह रहे हैं। 21 साल हो गया, सारा कारोबार हमने यहाँ जमाने के बाद आज सर हम बेरोजगार हो गए हैं। सर हम परेशान बहुत हैं। ये सर देखिए, हमारी तो यहाँ 30-35 साल पुरानी दुकानें हैं, कुछ 25 साल 30 साल मतलब ये एचएन स्कूल ने हमें मतलब बना के दी थी। हम लोग अवैध नहीं थे, लेकिन क्या है परिस्थितियां अनुकूल हुई हमारे। मतलब जो लीज थी वन विभाग की वो खारिज हुई और एचएन से खारिज हो गई, इसलिए एचएन ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हमें कोई इससे मतलब नहीं है। तो इसलिए हम व्यापारियों का तो बहुत बड़ा नुकसान है सर। शनिवार को देवभूमि ट्रक ऑनर्स वेलफेयर महासंघ ने एक बैठक आहूत करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि आगामी हमारी 5 मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगामी 5 दिसंबर से हड़ताल पर उतर जाएंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बाकायदा पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि उन्होंने 30 नवंबर को सीएम धामी को अपना मांग पत्र सौंपा था, जिसमें ओवरलोडिंग, पर्वतीय मांगों में भी मैदानी मार्गों की तर्ज पर 25% वाहन का भार बढ़ाए जाने और उसका रूल टैक्स वसूल किए जाने, पर्वतीय क्षेत्रों जिनमें हल्द्वानी, टनकपुर, रामनगर, कोटद्वार, ऋषिकेश में सरकारी कांटे लगाए जाने, चालान का अधिकार सिर्फ आरटीओ और टीआई को देने का, ताकि चौराहे पर अवैध वसूली तो रुके ही, साथ ही पुलिस उत्पीड़न बंद हो सके। लेकिन प्रशासन ने सभी मांगों को नजरअंदाज कर दिया है, जिससे वाहन मालिकों में
रोष व्याप्त है और अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी 5 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की बात उन्होंने कही है। जो हमारी मांगे हैं वही हैं जो सरकार भी चाहती है, लेकिन सरकार का सिस्टम जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सरकार का मकसद ओवरलोड को रोकना नहीं, सिर्फ ओवरलोड के माध्यम से भारी भरकम जुर्माना वसूलने का जो सरकार का टारगेट है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलित हैं। और शीघ्र ही हम लोग, यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम जो है बहुत बड़ा जो हमारे ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन है वो अपने ट्रकों के साथ रोड पर आ जाएंगे। वैसे भी हम रोड पर हैं, सरकार की उदासीनता के चलते हुए भारी भरकम जो जुर्माना हमसे चेक पोस्टों पर आरटीओ के माध्यम से, पुलिस चेक पोस्टों के माध्यम से वसूला जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन। मुख्यमंत्री साहब को जो हमने ज्ञापन दिया उसमें हमारी कुछ 5 मांगे हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो ओवरलोडिंग को हमने बंद कराना है और अंडरलोडिंग की मुहिम को हमें सफल कराना है। इसमें हमारा प्रशासन बिल्कुल भी सहयोग नहीं दे रहा है। हम खुद अपनी टीम लेकर के रात देर रात चेकिंग कर रहे हैं और हमने अभी तक काफी सफलता पा ली है, लेकिन जब तक प्रशासन इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होगा तब तक हम इस मुहिम को सक्सेस नहीं करा पाएंगे। इसलिए प्रशासन का सहयोग हमें चाहिए। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में कोतवाल आरके सकलानी के भाई स्वर्गीय विनोद सकलानी की याद में स्वराज फाउंडेशन की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कई लोगों ने ब्लड डोनेट भी किया। स्वराज फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष पूजा नंदा भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि निःशुल्क चेकअप किया जा रहा है, दवाइयां भी वितरित की जा रही है। वहीं रुड़की प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष धीर सिंह ने भी बताया कि इस तरह के कैंप लगाकर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अनाक्षी ऐप के द्वारा एक सिविल लाइन कोतवाली में यहाँ पर एक मेडिकल कैंप रखा गया है। जो यहाँ के थानाध्यक्ष हैं आरके सकलानी जी, उन्होंने अपने भाई की याद में, स्वर्गीय विनोद प्रकाश सकलानी जी की याद में एक मेडिकल कैंप जो है यहाँ पर रखवाया है और जिसमें उन्होंने ही यहाँ पर आकर के उद्घाटन किया। जिस तरीके से यहाँ पर रुड़की ब्लड सेंटर से आए डॉक्टर साहब अखिल सैनी जी, यहाँ पर हमारे साथ जो जनरल फिजिशियन हैं यहाँ पर जो है वो भी है साथ में, और देवेश शर्मा जी, इसी के साथ साथ जो है न्यूरोथेरेपिस्ट हैं यहाँ पर देवराज जी, वो भी हैं, और डेंटिस्ट जो है नितिन धीमान जी हैं, और इसी तरीके से सभी डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, चाहे ब्लड प्रेशर के हो, चाहे हर तरीके के डॉक्टर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वराज फाउंडेशन के द्वारा यहाँ जो एक ये ब्लड कैंप लगाया गया है, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और दवाई का वितरण यहाँ किया जा रहा है। ये वास्तव में बहुत ही अनुकरणीय एक कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रम लगातार समाज को एक दिशा देते हैं और मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ स्वराज फाउंडेशन के सभी मेंबर्स को जो इन्होंने इस तरह का यहाँ किया है। और हमारे यहाँ के क्योंकि जो इंस्पेक्टर साहब है आरके सकलानी जी, अभी हाल ही में उनके जो बड़े भाई थे विनोद सकलानी जी का वो स्वर्ग सिधार गए हैं। सितारगंज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधिवत पूजा अर्चना कर फीता काटकर शुभारंभ किया। बता दें कि सितारगंज सिडकुल की कंपनी बालाजी एक्शन द्वारा सितारगंज की 90 बेड का अस्पताल बनाया गया है। साथ ही शुभारंभ के दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बालाजी एक्शन कंपनी का धन्यवाद करते हुए क्षेत्र की जनता को हाईटेक हॉस्पिटल बनाने पर बधाई दी। किस तरह से यहाँ पे बालाजी ने अपना योगदान देकर के इसकी पूरी कायाकल्प बदल दी है और पूरा अस्पताल का भ्रमण मैंने किया। अल्ट्रासाउंड है और सारे इमरजेंसीज हैं और प्राइवेट वार्ड है। बहुत अच्छा अस्पताल बनाया है और मुझे आशा है कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ के लोग हैं उधम सिंह नगर के, सितारगंज के, उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। हम सबका यही एक संकल्प रहता है कि स्वास्थ्य में और शिक्षा में विशेष ध्यान दें और आज यहाँ डिग्री कॉलेज है, ये अस्पताल है। सौरभ को बधाई दूंगा, ये यहाँ पे जो है जन भावनाओं के अनुसार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बात करता हूँ एनकेजी जी का, विनय भाई का, समझ टीम का, कि जब हम 3 साल पहले इनके पास एक प्रपोजल लेके गए थे कि हमारे सितारगंज अस्पताल को आप अडॉप्ट करके और उसको कहीं ना कहीं एक अच्छा हाईटेक अस्पताल हमारे लिए बना के जो उसमें सुविधाएं हो बनाइए, तो उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए एक प्राइवेट कंपनी होने के बाद उन्होंने हमारे अस्पताल को अडॉप्ट किया और लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए इस अस्पताल को उन्होंने दिए CSR फंडिंग से, जिसकी वजह से आज हम कहीं ना कहीं सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा भी पा पाए हैं, क्योंकि 60 बेड एक फुल्ली कंडीशन हमारे ICUs हैं, हमारे OTs हैं, हमारे बच्चों का OT है, हमारे पास फीमेल और मेल वार्ड्स हैं।
विश्व दिव्यांग दिवस पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, राजपुर विधायक खजानदास और कैंट विधायक सविता कपूर ने दिव्यांगजनों को सम्मानित किया, जिसमें उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारी और खिलाड़ियों को स्वतः रोजगार में सेवायत को राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। समाज कल्याण के निदेशक आशीष भटगाई ने बताया कि हर साल अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है और हर साल ऐसे ही दिव्यांगजनों की उपलब्धि पर उन्हें सम्मानित किया जाता है। सम्मानित किया जा रहा है तो प्रतिवर्ष क्योंकि ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन का जो दिवस है हर साल आयोजित किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक चार्टर हुआ था 1992 में, तो उसके क्रम में ये उसके बाद 1998 से हर वर्ष मनाया जाता है और हर वर्ष इसकी थीम जो होती है वो डिफरेंट होती है। इस वर्ष की जो थीम है उसमें जो हमारे SDG होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, तो उसके क्रम को लेकर की गई है कि उसमें जो समावेशी विकास के लक्ष्य हैं उसमें जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनका भी किस तरह से योगदान हो सकता है और उनका किस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ताकि सभी क्षेत्रों में इनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में समानता एक मिले और उसी के अनुसार जो हमारी नीतियां बने और उसी के अनुसार कार्य। इस साल मई में आरबीआई ने प्रेस रिलीज में घोषणा की थी कि 2000 रुपए के नोट को सर्कुलर में वापस लिया जाएगा, जिसके बाद से बैंकों और डाकघरों में लोगों की भीड़ जुटना भी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी भी कई लोग 2000 का नोट लेकर डाकघरों में पहुंच रहे हैं। बता दें कि अभी भी राजधानी देहरादून के मुख्य डाकघर में 2000 के नोट जमा करने के लिए लोगों की भीड़ जुटी है। दर्जनों लोग प्रतिदिन पोस्ट ऑफिस में 2000 के नोट जमा करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। 2000 के नोट की भीड़ आजकल डाकघर में लगी है। लोगों को जो 2000 के पुराने नोट थे लगभग 20 या 30 कस्टमर लगभग रेगुलर आ रहे हैं, एवरेजन 30 से ऊपर ही आ रहे हैं कस्टमर जो अपने जिनके पास 2000 के नोट जिन्होंने अपने खाते में जमा नहीं किए थे या रह गए थे, तो जो गवर्नमेंट वो आरबीआई फिर वो यहाँ आके अपना फॉर्म भर के एक टाइम में 20,000 भेज सकते हैं। तो यहाँ से जिस भी आरबीआई में 19 आरबीआई हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, यहाँ से वो इंश्योर करके भेज रहे हैं। अभी ये भी पता चला कि बहुत सारों के अकाउंट में पैसे भी आ गए। क्रिकेट के बेताज बादशाह मोहम्मद शमी खानपुर विधायक उमेश शर्मा के कहने पर रुड़की पहुंचे। यहां आने पर जनता ने जोरदार स्वागत किया। वहीं स्वागत में क्षेत्र के कोच और प्रशिक्षित खिलाड़ी भी मौजूद रहे, जिन्हें विधायक उमेश कुमार और मोहम्मद शमी द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं नेहरू स्टेडियम में आम जनता के पहुंचने के कारण थोड़ी व्यवस्था बिगड़ती दिखी। कुछ देर बाद ही मोहम्मद शमी और विधायक उमेश कुमार हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। पौड़ी में जिला युवा कल्याण विभाग की ओर से जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन कंडोलिया खेल मैदान में किया जा रहा है, जिसका विधिवत शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पौड़ी द्वारा किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने भी मौजूदगी दर्ज की। जिलाधिकारी और विधायक द्वारा खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर अधिक से अधिक पदक लाने के लिए प्रेरित किया गया। खेल महाकुंभ के पहले दिन बालक वर्ग में अंडर 14 और अंडर 17 आयु वर्ग की फुटबॉल प्रतियोगिता, बैडमिंटन और टेबल टेनिस की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जो है पहल है और ये कार्यक्रम जैसे युवा कल्याण द्वारा तो हर वर्ष किए जाते हैं। 2023 का लास्ट में जो कार्यक्रम होगा 23-24 का, ये जो है इसमें खास बात ये है कि जिला स्तर पर डायरेक्ट जो है फुटबॉल प्रतियोगिता की जा रही है। जैसे कि सुना है कि पौड़ी के जो छात्र हैं बड़े अच्छे हैं, एथलीट की भी किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष भी हमारे जो पौड़ी के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं अच्छा प्रदर्शन करेंगे राज्य स्तर पर। और आज जो प्रतियोगिता यहाँ पर प्रारंभ हुई है वो अंडर 14 वो अंडर 17 की फुटबॉल की प्रतियोगिता, जो सीधी प्रतियोगिता थी, डायरेक्ट प्रतियोगिता थी सीधे जनपद स्तर पर। और इसके अलावा बैडमिंटन की प्रतियोगिता और टेबल टेनिस की प्रतियोगिता यहाँ पर प्रारंभ हुई है। मैं बैडमिंटन में यहाँ खेल महाकुंभ खेलने आया हूँ। ये खेल महाकुंभ हर साल होता है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, व्यवस्था तो अच्छी है, तब भी थोड़ा और खर्चा करना चाहिए बैडमिंटन में। जैसे
को थोड़ा सही करना चाहिए और जो शटल है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ये मेरी विनती है। दिनेशपुर में ठाकुर अनुकूल चंद्र का 136वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। नगर सत्संग बिहार के 35वें वार्षिकोत्सव पर नगर भक्ति के रस में सराबोर हो गया। पूर्व बांग्ला समुदाय के पुरुष और महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर ठाकुर जी की प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकाली। इस बार हमारे आचार्य देव का जो निर्देश है, ये हर व्यक्ति को ठाकुर से जुड़ना है। बहुत लोग ठाकुर से दीक्षा लिए हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन वो बिछड़ गए हैं। बिछड़ गए इसलिए कि जो ठाकुर जी का जो नीति नियम है वो सब मान नहीं पाते हैं और उनके साथ संपर्क भी नहीं बन पाता है। और कोरोना काल में काफी डिस्टर्बेंस हुआ जिससे कि सत्संग वगैरह सारे बंद रहा। जिससे चलते मनुष्य जो ठाकुर का नीति नियम को भूल गए, सत्संग में शामिल होना जो होता था रेगुलर बेसिस में, वो सब अभ्यास छूट गया, जिससे कि वो ठाकुर से काफी दूर चले गए हैं। कैसे गठन किया जाता है, इस भूमिका के बारे में हमारी माताओं ने जो है मातृ सम्मेलन में आलोचना किया, उनके बारे में आलोकपात किया और जो है आप लोग आसन ग्रहण करें। हमारे जो छोटे छोटे माताएं भी हैं, सामूहिक माताओं ने संगीत प्रस्तुत किया बहुत ही सुंदर ढंग से और एक ग्रुप में जो है हमारे छोटे छोटे माताओं ने इन्होंने नृत्य गीत के साथ और संगीत आज की सभा में बहुत एक विशेष कार्यक्रम ये है। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता फिल्म निर्माताओं को अपनी ओर पहले भी आकर्षित करती रही है। वहीं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उत्तराखंड अब वर्तमान में फिल्म शूटिंग के लिए एक बेहतर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। इसी कड़ी में फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर रुद्रपुर पहुंचे। फिल्म लव ब्लड की टीम ने मीडिया से बातचीत भी की। सस्पेंस थ्रिलर मूवी है और बहुत ही अच्छी। ये जो मेरी मूवी है ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी और इसमें मार्केट के नॉन एक्टर्स हैं फैजल खान, पायल मुखर्जी, सैनी अग्रवाल। बाकी की 75% में कास्ट टोटल उत्तराखंड से कर रहा हूँ। और अभी हमारी जो बातें चल रही हैं, हेमंत पांडे से बात चल रही पर कंफर्मेशन अभी मिला नहीं है। हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट में हेमंत पांडे भी देखने। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।